हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ऑलरेडी हम 4 लेक्चर में क्लास 10 के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के 4 लेक्चर में बहुत कुछ चीजों को पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी इक्वेशंस को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। हाउ कैन वी मेक एनी केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। तो कैसे बनाते हैं देखते हैं। टू मेक इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। तो चूंकि जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव by adding additional information to the chemical equation। किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए उसमें हम क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसे मेंशन करते हैं। तो कितने तरीके हैं? तो देयर आर मेनली 4 वेज, 4 तरीके हैं जिससे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। सबसे पहला जो है वो फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को इंडिकेट करके। फर्स्ट मेथड इज बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। द सेकेंड मेथड इज बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। मतलब केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है वह किस कंडीशन में हो रहा है, कितना उसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, क्या कैटलिस्ट वगैरह यूज कर रहे हैं। तो ये सारे चीजों को हम उसमें ऐड करते हैं, वो सब हम शो करते हैं। तीसरी जो बात है कि हम हीट चेंज को दिखा करके, है ना। सो बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। हीट चेंज का मतलब है कि वेदर केमिकल रिएक्शन में हीट इवॉल्व हुआ है या फिर केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हुआ है, वो सब चीजों को शो करके हम इसे और भी इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। फोर्थ वन इज बाय इंडिकेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को भी मेंशन करके हम केमिकल रिएक्शन को और भी इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो एक एक करके हम चारों का जिक्र करेंगे, एक एक करके हम चारों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमने बताया क्या कि सबसे पहला हम बताया कि बाय एडिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो फिजिकल स्टेट में क्या क्या चीजें आ जाती है? फिजिकल स्टेट में जो है वो 3 चीजें आती है। क्या क्या? तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना, ये चीजों को। तो सॉलिड को हम लोग सॉलिड स्टेट को हम लोग इंडिकेट करते हैं। सॉलिड स्टेट इज इंडिकेटेड by the symbol L, sorry, by the symbol S, small letter of S, small letter of S से हम इसे शो करते हैं। लिक्विड स्टेट इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल स्मॉल l। Gaseous state is indicated by the symbol small g, and the aqueous solution को हम लोग कैसे करते हैं? तो aqueous solution is indicated by the symbol AQ से हम aqueous solution के सिंबल को शो करते हैं केमिकल रिएक्शन में।
तो बच्चों जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, वी जस्ट पुट एन एग्जांपल हियर। तो हम इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं कि उस एग्जांपल से हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। तो एक एग्जांपल है कि जिंक जो है वह सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो हम जानते हैं कि जिंक क्या है, ये सॉलिड स्टेट में है मेटल। ये H2SO4 ये क्या है, तो ये एक्वस है। एक्वस सॉल्यूशन आप लोग जानते होंगे, ये एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं कि वैसा सॉल्यूशन जो वाटर में मिला करके बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। ये ZnSO4 ये भी एक्वस है और हाइड्रोजन गैस है ना। तो इस गैस को हम ऊपर एरो दे करके भी शो कर सकते हैं कि ये गैस बन रहा है, ये गैस इवॉल्व हो रहा है ना। तो इस तरह से हम ऐड करते हैं फिजिकल स्टेट को रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में, है ना। तो कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स, इसके अलावा कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जिसमें सॉलिड दैट मीन्स कि इनसॉल्युबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन के केस में, है ना, इन द केस ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। तो बच्चों इनसॉल्युबल प्रोडक्ट के केस में आखिर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स कब होता है, जब दो एक्वस सॉल्यूशन के बीच रिएक्शन होता है तो उसमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होते हैं। तो इनसॉल्युबल के केस में जैसे हम इसमें एग्जांपल लेते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये एक्वस है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा किसके साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। जब इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस क्या बनेगा, तो प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो हम देखेंगे कि वाटर क्या होगा कि ऊपर पे वाटर आ जाएगा और नीचे बॉटम में CaCO3 बैठ जाता है, जिसको जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है ना, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट मतलब है कि जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में PPT से शो करते हैं। क्या चीज से शो करते हैं, PPT से शो करते हैं। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इनसॉल्युबल प्रोडक्ट के केस में जहां पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसे हम PPT लिख करके शो करते हैं। इसे हम लाइम वाटर कहते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना। तो इस तरह से इस फिजिकल स्टेट को ऐड किया जाता है मोर इंफॉर्मेटिव, केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने में। दूसरा बच्चों हम देखते हैं, तो बच्चों दूसरा देखते हैं कि कंडीशंस, बाय एडिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। बाय एडिंग, नंबर 2, by adding the conditions under reaction takes place। तो किस कंडीशन में हमारा केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें अगर किसी रिएक्शन में हीट दिया जाता है, अगर किसी रिएक्शन में हीट दिया जाता है तो हीट साइन को हम डेल्टा से शो करते हैं। क्या चीज से शो करते हैं, डेल्टा से शो करते हैं। वो भी क्या, एरो के ऊपर हम डेल्टा से शो करते हैं। इसका मतलब है कि हम हीट दे रहे हैं उस केमिकल रिएक्शन में। और अगर किसी कैटेलिस्ट का यूज किया जाए, अगर किसी कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तब हम
उस कैटलिस्ट को एरो के नीचे लिखते हैं। यहां पे कैटलिस्ट को लिखते हैं कि कौन सा कैटलिस्ट यूज किया गया है ना। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेकर के इसमें देखते हैं कि पोटेशियम क्लोरेट, ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी हमने बताया है, जिस टाइम हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बता रहे थे, तो उस टाइम भी हमने बताया है कि पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होता है, KClO3। तो ये कौन सा स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है। तो ये जब रिएक्शन होगा तो इसमें जो कैटलिस्ट यूज किया जाएगा वो कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाएगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में जब पोटेशियम क्लोरेट रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। और क्या फॉर्मेशन करेगा, ऑक्सीजन गैस का भी फॉर्मेशन करता है। तो पोटेशियम क्लोराइड ये क्या है, ये सॉलिड है। आप इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हैं, है ना। तो कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 डाल देंगे, यहाँ भी 2, है ना। टोटल कितना हो गया, 3 2 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 3 डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। तो इसका क्या नाम है, पोटेशियम क्लोरेट, और ये पोटेशियम क्लोराइड है। तो बच्चों जब पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट, इट डीकंपोजेज, ये क्या होता है, डीकंपोज हो जाता है किसमें, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस के रूप में। इसमें हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों, कि दूसरा एग्जांपल में देखते हैं कि मीथेनॉल का फॉर्मेशन। मीथेनॉल का दूसरा नाम क्या है, मिथाइल अल्कोहल। तो मीथेनॉल का जो फॉर्मेशन होता है, मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ क्या किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को जब 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है और जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड के कैटलिस्ट के प्रेजेंस में उसे 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है, तब मीथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। देखते हैं इक्वेशन के माध्यम से कैसे होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हमने बताया कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैस है, ये हाइड्रोजन के साथ ये भी गैस है, रिएक्शन करेगा। तो एरो के जस्ट ऊपर हम लिखते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर को लिखते हैं। तो 300 atm एंड 300 डिग्री सेल्सियस, और एरो के नीचे क्या लिखते हैं, कैटलिस्ट लिखते हैं। तो बच्चों कैटलिस्ट हमने क्या बताया था, जिंक ऑक्साइड और प्लस क्रोमियम ऑक्साइड, ये दोनों कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, CH3OH, ये लिक्विड बनेगा और इसी का नाम क्या है, मीथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल। तो बच्चों इस तरह से हम केमिकल इक्वेशंस को और भी इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। तीसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं फोटोसिंथेसिस के केस में। प्लांट्स मेक देयर फूड ऑन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है बच्चों, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है किसके साथ, तो वाटर के साथ, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, गैस है, वाटर लिक्विड है, इसके साथ रिएक्शन करता है किसके प्रेजेंस में भाई, तो सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। तो क्या बनाता है बच्चों, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, C6H12O6, है ना, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है।
और ये ग्लूकोज क्या होता है, ये एक्वस फॉर्म में होता है। और क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, तो और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, ये गैस है। इसको बैलेंस भी कर लेंगे, तो इस तरह से हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। बच्चों तीसरा जो मेथड है केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने का, वो है हीट चेंज, है ना। तो तीसरा क्या है, हीट चेंज है। तो बच्चों तीसरा जो है बाय एडिंग हीट चेंजेस, by adding heat changes taking place in the reaction। अब हीट चेंज कैसे हो रहा है, इसको हम, इसमें दो बातें होती है। हीट चेंज का मतलब है दो बात। एक तो बात है कि हीट इवॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रहा है। और दूसरा क्या है कि हीट एब्जॉर्ब्ड हो रहा है ना, हीट एब्जॉर्ब्ड हो रहा है। तो बच्चों हीट इवॉल्व्ड का मतलब क्या है, हीट रिलीज हो रहा है। हीट रिलीज हो रहा है मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जहां जिस केस में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है वो क्या है, वो बच्चों इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो बच्चों इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को आप आसानी से समझ रहे हैं कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, और वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, एब्जॉर्ब होने का मतलब जिसमें हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसको हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो बच्चों दोनों का एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, है ना। सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन का को देखते हैं। तो बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या करते हैं कि प्रोडक्ट साइड में, इसमें प्रोडक्ट साइड में मतलब आरएचएस, एरो के राइट साइड में, तो एरो के राइट साइड में आरएचएस साइड में या तो हम प्लस हीट लिखते हैं, है ना, या फिर हम लिख सकते हैं प्लस हीट एनर्जी, या लिखा हुआ मिलता है केवल एनर्जी, है ना। तो केवल एनर्जी मिला हुआ रहता है, ये प्रोडक्ट साइड में लिखा हुआ मिलता है। तो बच्चों एक एग्जांपल हम इसमें देखते हैं कि जब मीथेन मतलब कि नेचुरल गैस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, जब नेचुरल गैस मीन्स मीथेन, मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, वाटर बनता है वेपर के रूप में, वाटर वेपर बनता है, और हीट एनर्जी इवॉल्व होता है। तो बच्चों देखते हैं रिएक्शन CH4, ये हमारा केमिकल फॉर्मूला है नेचुरल गैस का। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न करेगा तो क्या बनेगा बच्चों, तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस प्लस H2O ये भी गैस, और प्लस हीट एनर्जी इवॉल्व होगा, है ना। तो इस तरह से जितने भी कंबसन रिएक्शंस हैं, ऑल द कंबसन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। तो नोट करके लिखेंगे बच्चों यहां पे कि ऑल द कंबसन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जितने भी कंबसन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अब हम इंडोथर्मिक के एग्जांपल को देखते हैं कि इंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल को बी नंबर
इंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों इंडोथर्मिक रिएक्शन में हमने पहले ही बताया है कि हीट क्या होता है, देना पड़ता है। केमिकल रिएक्शन को होने के लिए हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता हो उसे हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इंडोथर्मिक में हम देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट किस स्टेट में बच्चों, तो सॉलिड स्टेट में। और जब इसमें हीट प्रोवाइड किया जाता है तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट लिखते हैं या फिर प्लस हीट एनर्जी लिखते हैं या फिर केवल प्लस एनर्जी भी लिखते हैं। तो हमारा रिएक्टेंट साइड में जैसा कि इस एग्जांपल से हम देख रहे हैं कि हीट लिखा हुआ है रिएक्टेंट साइड में। ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल इसमें हम लेते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गैस। इसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, है ना। और इसको हम बैलेंस कर लेंगे, ये हमारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त हुआ। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि डीकंपोज हो रहा है, हीट देने के बाद डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में डिटेल्स में। तो हीट देने के बाद डीकंपोज हो रहा है तो हम लिख सकते हैं नोट में कि ऑल द डीकंपोजिशन reactions are इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जितने भी डीकंपोजिशन रिएक्शन हैं वे इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। फोर्थ वन है बाय इंडिकेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बाय इंडिकेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये हमारा फोर्थ वन है कि तो बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब है कि एक्वस सॉल्यूशन में डाइल्यूट और कंसंट्रेशन को शो करना। तो फोर्थ नंबर हम देखते हैं बच्चों कि fourth number we have by adding the concentration of रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को ऐड करके शो करके। तो डाइल्यूट के केस में हम क्या करते हैं, डाइल्यूट के केस में केवल DIL डॉट लिखते हैं। और कंसंट्रेटेड के केस में क्या लिखते हैं बच्चों, CONC डॉट लिखते हैं, ये फॉर कंसंट्रेटेड रिएक्टेंट्स में हम लिखते हैं। तो बच्चों इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जिंक ये सॉलिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये क्या है, रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, जिंक सल्फेट बनाते हैं एक्वस, और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो बच्चों आगे के वीडियो में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।